Hi everyone and welcome to all. So in this video we are going to discuss complete roadmap for UPSC 2027. नो डाउट अभी जो है 2026 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स से एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किए गए थे, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट देखने को मिले हैं। चाहे वो क्वेश्चंस के नेचर को देख लो, चाहे स्टूडेंट लेवल में देखो, हर एक पॉइंट में जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए। यहाँ तक इवन न्यू पैटर्न को भी इस तरीके से इंक्लूड कर दिए जिसमें से पूरा प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट में दिए गए हैं। और पैराग्राफ फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, मतलब उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से अभी यूपीएससी का फिनोमेना है, जिस तरीके से यूपीएससी एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। अगर फ्रेशर हो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अगर रिपीट कर रहे हो या फिर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें यहाँ से एक अपना मिस्टेक्स, हमारा एक जो गलती होता है उसको इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, है ना। क्योंकि अगर प्लानिंग हमारा राइट हो और कंसिस्टेंसी से अगर कोई चीज फॉलो करोगे तो सक्सेस यहाँ पे मिलता है। गॉट इट। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आया उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट रोड मैप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में 3 मंथ का किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, एक फेजेस वाइज में भी बताऊंगा कि एक्चुअल में किस फेज में किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। कंप्लीटली यहाँ पे रोड मैप होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कि यूपीएससी है जो कि इस तरीके के जो है एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। पहले प्रीलिम्स होता है ना, ये तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, सबको पता है। प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं मेंस का, मेंस का कट ऑफ क्लियर हो जाए उसके बाद आते हैं इंटरव्यू में। तो टोटल यहाँ पे 3 फेज होते हैं जिसके थ्रू यूपीएससी का एग्जाम फिनिश होता है। सबसे जो कॉमन परसेप्शंस और सबसे मोस्ट जो गलती बोल सकते हो, ये हम लोग क्या करते हैं पता है, कि हमारा जो एक थिंकिंग होता है, क्या थिंकिंग होता है कि सबसे पहले प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर लेंगे, जैसे प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो जाएगा उसके बाद अगर बाय द वे अगर प्रीलिम्स से क्लियर हो जाए तब मेंस प्रिपरेशन कर लेंगे, अगर बाय द वे मेंस क्लियर हो जाए तब इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे। सबसे जो रॉन्ग परसेप्शन होता है वो यही होता है और इस रॉन्ग परसेप्शन को हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। खुद सोचो कि एक चीज यहाँ पे खुद से माइंड यहाँ पे लगाओ, प्रीलिम्स से सपोज करो क्लियर हो गया है ना, प्रिपरेशन किए पूरा 1 साल जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किए, प्रिपरेशन करने के बाद जो है प्रीलिम्स क्लियर हो गया। हमारा थॉट वही है ना, थॉट क्या है कि पहले एक बार प्रीलिम्स हो जाए फिर मेंस को देख लेंगे, यही थॉट है। तो ठीक है कि प्रीलिम्स से क्लियर हो गया, अब प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो अब प्रिपरेशन करना किसका, मेंस का। मेंस का सिलेबस सबको पता होगा, मेंस में टोटल यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे के बाद यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर होते हैं, लैंग्वेज के साथ यहाँ पे जीएस के पेपर होते हैं, जीएस के साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शनल के पेपर होते हैं। और इसमें टाइम गैप कितना मिलता है, प्रीलिम्स में मेंस में जाओगे तो रफली यहाँ पे 2.5 मंथ का ही टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है, 2.5 मंथ का ही यहाँ पे हमें टाइम मिलता है। अब खुद कॉमन यहाँ पे लगाओ, है ना, लॉजिक यहाँ पे लगाओ कि क्या इस 2.5 मंथ में इस सब्जेक्ट को और स्पेशली मेंस को कवर कर पाना इजी है, कवर हो जाएगा क्या, ऑफ कोर्स नहीं होगा, है ना, नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे टफ जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमें एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसे करना है। प्रिपरेशन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और तीनों का प्रिपरेशन एक साथ लेके चलना है, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, मेंस का प्रिपरेशन, इवन इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी साथ में लेके चलोगे। क्योंकि इंटरव्यू कोई यहाँ पे कोर्सेज नहीं होता जिसे नॉर्मली जो है कोई बता रहे हैं प्रिपेयर करके चले गए और उसमें पास हो गए। इंटरव्यू एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इंटरव्यू को क्या बोले जाते हैं, पीटी बोले जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट बोले जाते हैं। अब ये पर्सनालिटी को बिल्ड करना है तो इसमें कोई कोर्स नहीं लगता, कोई कोर्स यहाँ पे नहीं होता जिसके थ्रू पूरा पर्सनालिटी को ही चेंज करके चले जा रहे हो। क्योंकि रियल प्रैक्टिकल सोचो कि वहां पे जो है प्रेशर बहुत ज्यादा होते हैं, इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में प्रेशर बहुत ज्यादा होते हैं और अगर कहीं पे भी अगर थोड़ा सा गलत बोलने का ट्राई किए या फिर झूठ बोलने का ट्राई किए तो कहीं ना कहीं वहां पे बोर्ड मेंबर पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि एक्चुअल में कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, कहाँ पे हम लोग गलत बोल रहे हैं, कहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। गॉट इट। तो जो कोर्स किए हुए होते हैं ना तो कोर्स वहां पे काम नहीं आता, इसलिए बेस्ट वे वही है कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी सेम डे से हो जाना चाहिए। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू
तीनों का जो प्रिपरेशन है वो एक साथ होना चाहिए, सेपरेट प्रिपरेशन यहाँ पे करने की जरूरत पहले बात तो नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं नॉर्मली, एक जीएस पेपर 1 का होता है और जीएस पेपर 2 के होते हैं, ये बात सबको पता है, तो ये पॉइंट को बस मेरे को यहाँ पे बताना था, है ना। तो इस मिस्टेक्स को थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करोगे। टोटल इस पूरे कंप्लीट एग्जाम जर्नी में 3 ही चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाले हैं, टोटल 3 चीज है, और इसी में अगर स्ट्रिक्ट रहोगे तो चांसेस वही है कि कहीं पे भी नहीं भटकोगे, चांसेस यही होता है। सबसे पहले जो हमें काम करना है वो है रीड करना है, मतलब कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हो या फिर कोई कोचिंग से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां का क्लासेस हो गया, नोट्स हो गया, उसको प्रिपेयर करें। जैसे ही उसको रीड कर लिए, रीड करने के बाद उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद टेस्ट देना है, दैट्स इट। ओनली दिस 3 थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, गॉट इट। तो रीड करना है, रीड करने के बाद उसको रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद टेस्ट देना है। एक चीज बस ध्यान रखना कि जो भी चीज टेस्ट दोगे, टेस्ट ऐसे देना जो कि नॉर्मली यूपीएससी का लेवल का होना चाहिए। रैंडमली कोई भी टेस्ट या फिर रैंडमली वनडे एग्जाम का टेस्ट उठा रहे हो और वनडे एग्जाम का टेस्ट दे रहे हो, तो ये यूपीएससी में कहीं पे काम नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हो वहां पे कॉन्सेप्चुअल डिमांड बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा बेसिक्स यहाँ पे स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से लेवल अप कर पाओगे, ठीक है। तो हमें फाउंडेशन में ज्यादा ध्यान देना है, फाउंडेशन बिल्ड करना है, और ये फाउंडेशन बिल्ड जब करोगे तभी जाके जो है एडवांस लेवल में जा पाओगे। क्योंकि अभी जो है रिसेंटली क्लियर मैं जो है प्रूफ के साथ इस चीज को बता सकता हूं। अभी 2026 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुए हैं, उस प्रीलिम्स के एग्जाम में देखोगे तो आर्टिकल 13 से क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये आर्टिकल 13 से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, आर्टिकल 13 से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे, आर्टिकल 13 से जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। अब बताओ, अगर हमें सपोज करो कि आर्टिकल नहीं पता है तो केस स्टडी भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, समझ पा रहे हो। और केस स्टडी सॉल्व करना मतलब अपना दिमाग लगाना है यहाँ पे, लेकिन दिमाग तब लगा पाओगे, माइंड तब यहाँ पे लगा पाओगे जब आर्टिकल 13 हमें पता हो। और ये आर्टिकल 13 एक बेसिक्स है, आर्टिकल 13 एक स्ट्रांग है, जितना भी आर्टिकल है ना वो सब फाउंडेशन में ही कवर करना होता है। ये एक्चुअल में यूपीएससी का डिमांड होता है, सीधी सी बात है, यूपीएससी का जो डिमांड होता है वही होता है बेसिक्स, बस इतना हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो हाई फाई जो थिंकिंग होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं, वो ऑटोमेटिकली सोच पाएंगे। कब सोच पाएंगे? जब हमारा बेसिक्स स्ट्रांग हो। और जिस तरीके से अभी 2026 में जो पैटर्न लाए गए हैं और जिस वे में जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें ये जितना भी स्टैंडर्ड बुक है, एडवांस बुक है, उसको तो कवर करना है, नो डाउट। लेकिन अगर हमारे पास बेसिक्स भी हो ना तो लॉजिक से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ये न्यू मेथड यहाँ पे इमर्ज होकर आ रहा है, ध्यान रखना। मैं पूरा लेटेस्ट बात कर रहा हूँ, है ना, ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले जो है एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, प्रीलिम्स एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुका है, उसको एनालिसिस करके न्यू पैटर्न कैसे आ सकते हैं उसको एनालिसिस करके मैं पूरा यहाँ पे सामने रख रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो बेसिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक्स कैसे प्रिपेयर करोगे? तो बेसिक्स के लिए सब लोग यहाँ पे प्रिफर करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ लो। एनसीईआरटी को पढ़ना मस्ट है, एनसीईआरटी को ही पढ़ो, लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी कुछ बुक्स होते हैं, उस बुक्स को पढ़ना, एनसीईआरटी ना पढ़ के उस बुक्स को पढ़ना। अब ये एनसीईआरटी भी हर एक एनसीईआरटी को कवर करने की जरूरत नहीं होता। टोटल जो एनसीईआरटी है ना, नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि 6 से जो 12th तक एनसीईआरटी उसको पढ़ो, बट 6 से 12th तक हर एक सब्जेक्ट का, हर एक एनसीईआरटी को, हर एक क्लास को भी कवर करने की जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उसी को बस कवर करना है, बाकी चीज को यहाँ पे छोड़ना ही होता है। वो पूरा टाइम वेस्ट है, वो पूरा यहाँ पे टाइम वेस्ट करके ही जाएगा। बेसिक्स के लेवल में वो कुछ नहीं होता। कुछ ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसमें से केवल एनसीईआरटी को ही प्रिफर करना है, और उसमें भी कई ऐसे बुक्स हैं जो कि थोड़ा सा अल्टरनेटिव भी हो सकता है उसका, और अगर उसका अल्टरनेटिव को करोगे तो वो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा, वो ज्यादा एडवांटेजेस होगा एनसीईआरटी से भी। क्योंकि जितना हमारा जो मेन एम होता है, मेन एम क्या है बताओ, लॉजिक खुद लगाओ। जो फाउंडेशन बिल्ड करना बोलते हैं, जो बेसिक्स बिल्ड करना होते हैं, तो क्या एनसीईआरटी से ही बेसिक्स बिल्ड होगा? और भी तो अदर वे हैं, जैसे मैं क्लियरली यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ।
इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का जो है 12th क्लास का बुक आता है। 12th क्लास का बुक आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इसी के बजाय जो है तमिलनाडु के इकोनॉमिक्स के बुक्स को अगर पढ़ोगे तो कई गुना यहाँ पे एडवांटेजेस में रहोगे। क्यों ऐसा? क्योंकि पढ़े हुए हैं, हमने पढ़ चुके हैं इसको, इसलिए यहाँ पे बता पा रहे हैं। क्योंकि 12th क्लास के एनसीईआरटी में जितना दिया है उससे कई गुना ज्यादा तो तमिलनाडु के बुक्स में दिए हुए हैं। और ये गवर्नमेंट बुक है ना, ऐसा ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे कोई प्रमोशन हो रहा है, यहाँ पे प्रमोटर है, नहीं, गवर्नमेंट बुक है, जो रियल कंटेंट है उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अलावा इस तरीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको यहाँ पे कवर करोगे। तो बात ये कर रहे थे कि जो टेस्ट लगाओगे वो पूरा यूपीएससी का लेवल का टेस्ट होना चाहिए, रैंडमली कुछ भी यहाँ पे नहीं कवर करोगे। एक चीज और मैं भी बता दूं कि जो भी यहाँ पे कवर करोगे, जो सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हो, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए कि हमें अब जो कवर करना है वो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, वो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होगा, वही सबसे ज्यादा सफिशिएंट होते हैं। कैसे? देखो, सपोज करो कि मैं एक सब्जेक्ट को रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी। अब ये पॉलिटी को मैंने उठा लिया, पॉलिटी उठाने के बाद जो क्या किया हूँ कि एक चैप्टर आ गया, मान लो जो है मैं प्रियम्बल को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, प्रियम्बल को पढ़ रहा हूँ, प्रियम्बल पढ़ लिए, प्रियम्बल को पढ़ने के बाद क्या करोगे? रिवाइज करोगे, रिवाइज भी हो गया। इसके बाद क्या करना है? एक छोटा सा टेस्ट देना। अब ये छोटा सा टेस्ट एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी होना चाहिए और उसी के साथ ये जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी होना चाहिए। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक न्यू पैटर्न बता रहा हूँ जिसके थ्रू अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर सकते हो। एक सब्जेक्ट पिकअप किए, फॉर एन एग्जांपल पॉलिटी, पॉलिटी में एक चैप्टर पिकअप किए प्रियम्बल, प्रियम्बल को पढ़ लिए, रिवाइज भी कर लिए, इसके बाद टेस्ट लगाओगे। अब ये जो टेस्ट होना चाहिए, पहले बात तो लेवल होना चाहिए, इसका लेवल कौन सा होना चाहिए? यूपीएससी का लेवल का होना चाहिए। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस हो गया या फिर 15 क्वेश्चंस हो गया जो कि डायरेक्टली प्रियम्बल से ही होना चाहिए। तो प्रियम्बल टॉपिक का जो है एमसीक्यू लगा लो, 10 से 15 एमसीक्यू लगा लो। इससे ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो अभी तक कवर किए हैं, जो प्रियम्बल पढ़े हैं, वो हमें समझ आया कि नहीं आया। साथ ही साथ दूसरा भी एडवांटेजेस ये है कि ये जो मोस्टली एस्पिरेंट क्या करते हैं कि जब एग्जाम पास में आते तब टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। हम लोग पहले से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी एक एडवांटेजेस है। और रियल OMR शीट में दोगे तो और ज्यादा बेनिफिशियल है, जो OMR शीट आता है उसमें दोगे तो और ज्यादा बेस्ट है। साथ ही साथ एक और एडवांटेजेस होगा, टोटल 3 एडवांटेजेस में 2 कवर कर लिए, एक और एडवांटेजेस होगा कि इसी के साथ रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो काम आ गया, जो एमसीक्यू बोल रहा हूं ये तो काम आ गया प्रीलिम्स के लिए। मैं ये चीज भी बोला हूं कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को एक साथ प्रिपेयर करोगे। तो प्रीलिम्स का तो हो गया, अब बात करें मेंस का। तो मेंस में डिस्क्रिप्टिव आता है पूरा, तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, सीधा जो है प्रियम्बल टॉपिक से लिखना स्टार्ट करो। तो एस्पिरेंट जो लास्ट में जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं, आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, उस सेम डे से आंसर राइटिंग स्टार्ट होगा। फर्स्ट टाइम मिस्टेक होंगे, नो डाउट फर्स्ट टाइम मिस्टेक होंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम मिस्टेक हो गया, सेकेंड टाइम मिस्टेक हो गया, इवन थर्ड टाइम मिस्टेक हो गया, फोर्थ टाइम तो सही लिख पाओगे। इस पॉइंट को समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से जो है हमें प्रिपेयर करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले क्या काम करोगे? अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करोगे, अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है पूरा। मैं कंप्लीटली बता रहा हूं, सम अप कर रहा हूं पॉइंट को। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करोगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग अब करोगे तो कहां से कर सकते हो इस बेसिक स्ट्रॉन्ग? इस पॉइंट को समझो, है ना भाई। बेसिक्स जो स्ट्रॉन्ग है, तो इस बेसिक स्ट्रॉन्ग को कहां से कर सकते हो? पहला जो आएगा वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है अपने को। अब ये जो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करोगे तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ बुक ऐसे होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का बुक हो गया, यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। अल्टरनेटिव, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी बताया हूँ कि 12th क्लास का जो इकोनॉमिक्स है ना, उस 12th क्लास का एनसीईआरटी न प्रिफर करके तमिलनाडु बुक प्रिफर कर लो। ठीक है, तमिलनाडु उसको प्रिफर कर लो, वो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट रहने वाले हैं। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को? ठीक है, चलो, तो तमिलनाडु का बुक यहाँ पे प्रिफर कर लो। तो बेसिक्स के लिए नॉर्मली यही चीज को यहाँ पे प्रिफर करोगे। ये हो गया बेसिक्स। अब जैसे ही ये बेसिक्स हो गया
इसके बाद क्या करोगे, सीधा स्टैंडर्ड बुक में आओगे। एक बार बेसिक फिनिश हो गया, बेसिक फिनिश होने के बाद स्टैंडर्ड बुक में आओगे। जैसे कि नॉर्मली जितना भी स्टैंडर्ड बुक है, बाकी बुक्स के रेस्पेक्ट में एक प्रॉपर वीडियो आएगा, है ना, उसमें कवर करेंगे। तो स्टैंडर्ड बुक प्रिफर किए। स्टैंडर्ड बुक प्रिफर करने के बाद इसी का ही हमें अगर नोट्स बनाना है तो इसी का ही नोट्स बनाओगे। एनसीईआरटी या फिर फाउंडेशन जो बिल्ड कर रहे हो उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पहले बात, है ना। बेसिक्स जो एनसीईआरटी है, जो फाउंडेशन है, उसका नोट्स मत बनाना, नहीं तो फिर पता चल रहा है कि एनसीईआरटी का भी नोट्स बना लिए, स्टैंडर्ड बुक्स का भी नोट्स बना लिए, फिर बाद में जो है जब रिविजन्स का टाइम आएगा तो किसको रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे या फिर स्टैंडर्ड बुक को रिवाइज करोगे, इसमें प्रॉब्लम होता है। गॉट इट। तो जितना भी बेसिक्स हैं तो बेसिक्स को छोड़ो, बेसिक्स का जो नोट्स है नोट्स मत बनाना, क्योंकि बेसिक्स कवर क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो बेसिक्स है, जो फाउंडेशन है वो बिल्ड हो जाए। बाकी जितना एनसीईआरटी में पढ़ोगे, जितना तमिलनाडु के बुक में पढ़ोगे, वो सब स्टैंडर्ड बुक में ही आएगा, स्टैंडर्ड बुक में ही कवर हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड बुक का नोट्स बनाना, अगर नोट्स बनाओगे तो स्टैंडर्ड बुक का नोट्स बनाना। बाकी देखो, अगर नोट्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट दूं, तो मार्केट में बहुत ज्यादा रेडीमेड नोट्स अपने को मिल जाते हैं। जितना टाइम नोट्स बनाने में लगाओगे उतना टाइम अगर उसको रिवाइज करने में लगा लिए, रेडीमेड नोट्स ला लिए, है ना, रेडीमेड नोट्स लाने के बाद उसको रिवीजन में टाइम लगा दो। जितना नोट्स बनाओगे उससे ज्यादा उसका रिवाइज कर पाओगे। और हम लोग अगर पर्सनली खुद से अगर नोट्स बनाएंगे तो हो सकता है कि यूपीएससी के लेवल का नोट्स ना बने, जो कि रेडीमेड में ऑलरेडी हमें मिलता है। तो रेडीमेड नोट्स ले लो, और उस नोट्स में अगर लगता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर ऐड करना है तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स वहां पे ऐड कर दो, एक्स्ट्रा फैक्ट आराम से ऐड वहां पे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स कवर किए, स्टैंडर्ड बुक कवर किए। स्टैंडर्ड बुक को अब क्या करोगे, रिवाइज करोगे, जो या फिर नोट्स बनाए होंगे, नोट्स खरीदे होंगे तो उसको रिवाइज करोगे, और सीधा सा बात है कि टेस्ट देना स्टार्ट करो, दैट्स इट। ये 3 मेथड है जिसके थ्रू पूरा चाहे प्रीलिम्स हो और उसी के साथ जो मेंस है वो प्रिपरेशन हो जाता है, और यही 3 लेवल को यहाँ पे मेंटेन करते हुए चलोगे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है क्या? चलो, तो फिर अब इतना तो समझ आ गया। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहा हूं, क्योंकि 23 मई को जो है 2027 में एग्जाम है, कैलेंडर आउट हो चुका है। ठीक है, कैलेंडर फॉर 2027 के लिए आउट हो चुका है। तो कैलेंडर आउट हो चुका है तो इसमें क्या करना है अपने को, एग्जाम डेट भी अपने को पता है ना, 23 मई 2027 को है। बाकी अगर ये नहीं मिल रहा होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। प्लस जो क्लासेस का पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, सब इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड होता है, तो वहां पे एक बार ज्वाइन हो जाना, है ना। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो तो पर्सनल यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी डिजाइन किए गए हैं, तो वहां पे अपना क्वेरी ड्यूरिंग एग्जाम जर्नी कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहां पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 23 मई 2027 को एग्जाम है। 3 फेज में जो है इस थिंग्स को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। सबसे जो पहला फेज है, इस पहले फेज में यही 4-5 काम अपने को करना है। पहला काम जो है, और इसको जो फाउंडेशन यहाँ पे लिखा गया है वो है 3 मंथ तक, और अभी जो है मई चल रहा है, मई तो का तो पूरा यहाँ पे एंडिंग है, मई यहाँ पे जो है एंड होने वाले हैं। ठीक है, तो जून से स्टार्ट कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ, 2.5 से 3 मंथ लेना, जिसमें से सबसे पहले काम करोगे कि सिलेबस को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि देखो हर एक चीज जो है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। और यूपीएससी के जो चेयरमैन है इसके द्वारा भी स्पेशल वहां पे ट्वीट किए गए हैं, जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है 2026 में, तो उसके द्वारा स्पेशल वहां पे ट्वीट भी किए गए हैं कि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड बुक आते हैं और उसी के साथ जो सिलेबस है उसी के अंदर से ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। बल्कि क्वेश्चंस का नेचर यहाँ पे डाइवर्ट हुए, क्वेश्चंस का नेचर से यहाँ पे अलग आए हुए हैं, नो डाउट, लेकिन वैसे बोले गए हैं कि सिलेबस के द्वारा ही दिए गए, सिलेबस के अंडर में दिए गए। और सिलेबस को हो सके तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा रट लो, मगअप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, सिलेबस टेबल में होना चाहिए। जो भी टॉपिक पढ़ोगे, जो भी चैप्टर पढ़ोगे, सबसे पहले उसको समराइज कर लेना, थोड़ा सा माइंड में सोच लो कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं ये सिलेबस में है या नहीं। ये जो है एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है अगर ये कवर करना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है।
अगर हमें जानना है कि यूपीएससी में हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबको पता है क्या पढ़ना है, गॉट इट, everyone, every person knows, every UPSC aspirant know कि what should I read, but mostly few people knows what we don't have to read। इस पॉइंट को समझ पा रहे हो? सबको यही पता है कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे पीपल होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, जिसको ये पता हो कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। और हमें क्या नहीं पढ़ना है, इसका गाइडिंग फैक्टर होता है सिलेबस। जितना अंडरस्टैंड कर पाओगे सिलेबस को, जितना डिकोड कर पाओगे सिलेबस को, उतना ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस कवर करना है। प्रीलिम्स का सिलेबस पकड़ो, मेंस का सिलेबस पकड़ो, प्रिंट आउट करके टेबल में रखो। अब टेबल में रखने का मतलब ये नहीं कि बस पड़ा हुआ है ना, उसको खोल के देख रहे हैं। गॉट इट? इस पॉइंट को ध्यान में रखना, क्योंकि यही तो एक गाइडिंग फैक्टर होगा। अगर हमें देखना है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में है कि नहीं, अगर सिलेबस में है तब तो उसको पढ़ोगे, और सिलेबस में नहीं है तो देखो टाइम बच जाएगा वहां पे। फालतू उसको अननेसेसरी में जब कवर करते हैं, उससे अच्छा तो टाइम बच गया ना उसका। इसलिए जो है सिलेबस सबसे पहले गाइडिंग फैक्टर होता है अपना। उसके बाद कवर करने वो है स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर लो, पहले से ही कलेक्ट कर लो कि हमें क्या पढ़ना है। और ध्यान रखना एक चीज कि एक सब्जेक्ट के लिए मिनिमम 1 to 2 बुक से ही कवर करोगे, मिनिमम नहीं, इसको तो मैक्सिमम ही बोलना चाहिए। 1 बुक्स या फिर 2 बुक्स, इसके अलावा प्रिफर मत करना एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे लेंदी हो जाएगा। अभी तो पढ़ लोगे, चलो अभी तो हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का टाइम है। अब इस 1 ईयर में तो 1 बुक, 3 बुक, 4 बुक, इतना है ना, इवन 5 बुक्स कवर कर लोगे सेम सब्जेक्ट का। बट व्हाट अबाउट प्रीलिम्स एग्जाम, बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम, जब टाइम आता है रिवाइज करने का, व्हाट यू हैड टू डू दैट टाइम, बताओ उस टाइम क्या करोगे? क्योंकि हमें यहाँ पे रिवाइज करना है। अब इस, मान लो अगर 5 बुक्स भी प्रीफर करके जा रहे हो तो 5 बुक्स को तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, नहीं इस 5 बुक्स का जो है प्रॉपर नोट्स बना पाओगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक चीज को यहाँ पे नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, 5-5 बुक्स को पढ़ो, उतना टाइम नहीं होता। समझ पा रहे हो? तो रिवाइज यहाँ पे करने के लिए सबसे बेस्ट वही होता है कि मिनिमम रिसोर्स रखो, अपना जितना भी रिसोर्स है उसको तो कलेक्ट कर लो। ये ऐसा कलेक्ट करना कि जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, तो इस एंशिएंट हिस्ट्री में मैं ये बुक्स को पढ़ने वाला हूँ। उसी के साथ आ गया मिडाइवल हिस्ट्री, तो ये जो मिडाइवल हिस्ट्री है, इस मिडाइवल हिस्ट्री में इस बुक्स को पढ़ूंगा, इस बुक से प्रेफर करने वाले हूँ जो भी हो, ठीक है। उसी के साथ मॉडर्न आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, तो मॉडर्न हिस्ट्री में इस पर्टिकुलर बुक से प्रिपेयर करने वाले हूँ। तो इससे एक पहले से पता रहेगा कि हमें जो है अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसी बुक से ही प्रिफर करना है, और मिनिमम रिसोर्स ही रखना है ना। 1 to 2 बुक्स सफिशिएंट यहाँ पे होता है, 1 to 2 बुक्स। और उस 1 to 2 बुक्स को, ऐसे बुक्स को प्रिफर करना जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम आ जाए। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अलग कर रहे हो, मेंस का प्रिपरेशन अलग कर रहे हो, तो इस तरीके से नहीं होता। दोनों का प्रिपरेशन यहाँ पे एक साथ किए जाते हैं। प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन एक साथ होता है, मेंस का प्रिपरेशन एक साथ होता है। फिर आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को लेके बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हवा बना हुआ है। क्या हवा बना हुआ है कि करंट अफेयर्स सबसे पहले बार डेली करें कि वीकली करें कि मंथली करें, न्यूज़पेपर पढ़े कि न पढ़े, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हालांकि इसको सेपरेट वीडियो में डील करेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से प्रिपेयर करना है न्यूज़पेपर को, लेकिन हो सके तो जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, मैं जितना भी यहाँ पे सिलेबस बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे एक रोड मैप बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि बस प्रीलिम्स में काम आएगा, ये पूरा इंटरव्यू तक काम आएगा। और मेरा जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट ऐसा है कि मैं जो भी बताऊं, जो भी स्टूडेंट को बताऊं, वो सीधा मेरिट इन वाला टारगेट बताऊं। मेरिट इन होना चाहिए, इस तरीके से मैं प्रॉपर गाइड करूं। यहाँ पे कोई प्रीलिम्स का अलग से, मेंस का अलग से, ऐसा नहीं। जो भी स्टूडेंट अगर इसको कवर कर रहे हैं तो डायरेक्टली सीधा मेंस के साथ इंटरव्यू, और इंटरव्यू के साथ पीडीएफ में नाम। क्योंकि हम इतना बता रहे हो, किसके लिए बता रहे हैं? पीडीएफ में नाम आने के लिए, है ना। तो जितना भी यहाँ पे बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर प्रीलिम्स के लिए तो चलो ठीक है, न्यूज़पेपर मत पढ़ना। प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा और डिकोड कर देता हूँ इसको। प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर मत पढ़ना,
न्यूज़पेपर पढ़ोगे मेंस के लिए और मेंस के साथ इंटरव्यू के लिए, दैट्स इट, ये बेस्ट होता है। नहीं न्यूज़पेपर का कोई नोट्स बनाने की जरूरत है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होता है न्यूज़पेपर का। एक आदमी कितना कर लेंगे, समझ पा रहे हो, कितना कर लेंगे, है ना भाई। 1 साल का टाइम है, 1 साल के टाइम में इतना ही नोट्स बनाएंगे तो खुद ही बुक बन जाएगा। ये प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ इस चीज को। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे इसका मैं ना बहुत ही डिटेल में वीडियो बना दूंगा करंट अफेयर्स का कि कैसे प्रिपरेशन करना है, थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे समझ लो। तो मेंस का प्रिपरेशन और इंटरव्यू का प्रिपरेशन, इन दोनों के लिए जो है न्यूज़पेपर मस्ट है, क्योंकि इंटरव्यू में भी करंट से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मेंस में तो करंट अफेयर्स को ऐड करना ही करना होता है। उसके बाद आते हैं डेली, वीकली और मंथली। मैं बोलूंगा कि इसमें जो है मंथली मैगजीन्स की तरफ जाओ, मंथली मैगजीन्स यहाँ पे बेस्ट होता है। डेली के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो तो और टाइम वेस्ट के लिए फिर से और क्या डेली न्यूज़पेपर पढ़ना। जब न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो तो क्यों डेली पढ़ोगे, सीधा मंथली पढ़ना। मंथली में प्रीलिम्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, प्रीलिम्स के साथ मेंस भी प्रिपेयर हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो टाइम को बचाओ। यहाँ पे 1 साल का टाइम है और यूपीएससी प्रिपरेशन में 1 साल बहुत ही कम है। मार्क माई वर्ड, 1 year इज नॉट सफिशिएंट बट इट्स सफिशिएंट। हाउ, अगर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हो तो 1 year यहाँ पे सफिशिएंट है, 1 year यहाँ पे सफिशिएंट होते हैं अगर कंसिस्टेंसी के साथ डेली जो है टारगेट को कंप्लीट करते हो, आगे बढ़ रहे हो। और अगर प्रोकास्टिनेशन बहुत ज्यादा कर रहे हो तो फिर सफिशिएंट नहीं है। जर्नल स्टडीज वही बता रहा था कि प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि जर्नल स्टडीज नॉर्मली प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मर्ज करके पढ़ोगे, नहीं तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अलग करोगे तो उसमें टाइम आधा जाएगा, मेंस का प्रिपरेशन अलग करेंगे तो उसमें टाइम आधा चला जाएगा। तो दोनों चीज को यहाँ पे एक साथ मर्ज करके पढ़ोगे, अलग अलग नहीं करना है। एनसीईआरटी प्रिफर करोगे फॉर बेसिक्स फॉर फाउंडेशन, एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। एनसीईआरटी यूपीएससी प्रिपरेशन में सफिशिएंट नहीं होता है। एनसीईआरटी को केवल ओनली फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही करते हैं। और एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, इससे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन फाउंडेशन बिल्ड होना चाहिए। अब ये फाउंडेशन बिल्ड कहाँ से करोगे, बात ये आता है, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि हमें फाउंडेशन बिल्ड करना है। कोई जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, अब उसको जो है हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, पॉलिटी के बारे में एबीसीडी नहीं पता है, तो उसको तो फाउंडेशन बिल्ड करना ही पड़ेगा। इसलिए एडवाइस किए जाते हैं एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि वहां से एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है। और अभी का एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी आया है उसको मत पढ़ना, ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ोगे। अगर यूपीएससी का जो फाउंडेशन बिल्ड करना है तो उसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी कवर करना है, न्यू एनसीईआरटी में उतना ज्यादा नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 3 मंथ है उस 3 मंथ में यही काम करोगे। फर्स्ट 3 मंथ में जैसे 3 मंथ हो गया, ये सब काम कर लिए, फिर आना है अपना जो स्टैंडर्ड बुक है उस स्टैंडर्ड बुक की तरफ। यहां से अपना स्टैंडर्ड बुक प्रीफर करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है तो यहीं से नोट्स बनाओगे, रिवीजन भी करोगे तो यही स्टैंडर्ड बुक से रिवीजन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट को पहले से चूज कर लेना, ऑप्शनल सब्जेक्ट को पहले से चूज कर लेना। बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले अपना फाउंडेशन बिल्ड करो, पहले एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्ट लगे, इंटरेस्ट लगने के साथ ही साथ जो है यूपीएससी में सिलेक्शन रेशियो भी देख लेना। ऐसा नहीं कि जो है जो यहाँ पे टॉपर्स निकल के आ रहे हैं तो टॉपर्स का जियोग्राफी ऑप्शनल रहे हैं तो हम भी जियोग्राफी ऑप्शनल ले लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। पहले तो थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 काम करना, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, सबसे पहले एक काम करना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पे सजेशंस भी ले सकते हो, है ना, व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे भी सजेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी कवर करने के बाद थोड़ा सा सिलेक्शन रेशियो देख लेना, किस सब्जेक्ट से कितना ज्यादा सिलेक्शन रेशियो आया है, और उसी के साथ सिलेक्शन रेशियो तो देख लिए, सिलेक्शन रेशियो देखने के बाद ये दोनों काम तो सबसे पहले करोगे, एनसीईआरटी पहले प्रिफर करोगे, एनसीईआरटी प्रिफर करने के बाद सिलेक्शन रेशियो देखना, सिलेक्शन रेशियो देखने के बाद सिलेबस देखो कि ये जो सिलेबस है ये लॉन्ग थोड़ी ना है, लॉन्ग है कि शॉर्ट है, ये सिलेबस देखना। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिफर कर रहे हो ये प्रीलिम्स को कवर कर पा रहे हैं कि नहीं,
प्रीलिम्स के साथ मेंस सिलेबस को जो है कवर कर पा रहे कि नहीं, बल्कि मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है जो मन करे वो लो। नहीं, जो मन करे वो लो, ऐसा थोड़ा है कि जो मन करे वही करते हुए जा रहे हो। यूपीएससी भी तो कोई नाम की चीज है यहाँ पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे डिसाइड करो जो कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट होने के साथ ही एटलीस्ट मेंस के सिलेबस को तो कंप्लीट कर दे आधा, मतलब मेंस के सिलेबस के साथ कोरिलेट होना चाहिए। ये बेस्ट तरीका होता है। अपने मन मर्जी से जो मन आ रहा है उसी को ले रहो। देखो नो डाउट यहाँ पे जो मन है, जो पढ़े हैं, जो समझ आता है उसी को लोगे, लेकिन ये भी पॉइंट तो है, इसको भी तो देखो। मान लो जो है अपना जो मन आ रहा है उसके सब्जेक्ट से, मान लो कोई एक्स वाई जेड जो है कोई भी एक सब्जेक्ट पिकअप कर लिए। अब उस सब्जेक्ट को देख रहे हो ना तो ये मेंस के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, ना तो ये जो है उतना ज्यादा सिलेक्शंस दे पा रहे हैं इस सब्जेक्ट से। ये हिडन पॉइंट बता रहा हूँ इस चीज को। उतना ज्यादा यहाँ पे सिलेक्शंस भी नहीं हो रहा है। सिलेबस को देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है कवर करने में। तो ऐसा थोड़ा ना होगा यहाँ पे, ये तो थोड़ा सा मिस्टेकेबल हो जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में बता चुका हूं, है ना। इस टाइम करंट अफेयर्स को डे 1 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। प्रैक्टिस करना, अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे उससे अच्छा जो है मैं बताया ना कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तो डे 1 से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, और उसी के साथ जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना भी स्टार्ट कर दोगे। तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, प्रीलिम्स का भी काम हो रहा है, साथ ही साथ मेंस का काम भी हो रहा है, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग होता है, आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये बेस्ट तरीका है। अब जैसे 3 मंथ जो है प्रिपरेशन कर लिए, उसके बाद जो है सी सेट प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे 4 मंथ में। यूजुअली हमारा जो प्रिपरेशन टाइमिंग होता है 23 मई को एग्जाम है, तो हम लोग क्या करते हैं जनवरी या फिर फरवरी यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सी सेट का। स्पेशली ध्यान रखना, सी सेट का लेवल यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है, सी सेट का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। थोड़ा सा अब टाइम है कि हमें पहले से प्रिपेयर करके हुए आगे बढ़ना है सी सेट को। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट करोगे, बल्कि जो है 4 to 9 मंथ में लिखा हुआ है। हमें टारगेट रखना है कि चैप्टर वाइज सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, फिर लास्ट जो 10 to 12 मंथ आता है, इसमें पूरा रिवीजन करोगे और मॉक टेस्ट दोगे। दो ही काम करना है यहाँ पे, हो सके तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे देना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा फाइनली स्ट्रेटजी किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। आई होप कि हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ कवर कर पाए हैं, एक प्रॉपर फेज वाइज भी बता दिया हूँ कि एक्चुअल में कैसे प्रिपरेशन करना है। कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ क्लास का पीडीएफ इंफॉर्मेशन सब टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड होता है, तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।